मंच पर उपस्थित श्री नरेंद्र कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जब कहा कि पूरे दिन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट 5 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बैठ के सुनेंगे, तो मैंने कहा कि मेरा नंबर कब है। उन्होंने कहा टी ब्रेक के बाद। मैंने कहा अच्छा है, लंच के बाद नहीं है तो कुछ तो सुनेंगे। तो आप लोगों ने लंच के बाद आराम किया होगा, फिर टी ब्रेक के बाद अब मेरे को सुन रहे हैं। लेकिन नरेंद्र कुमार जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों ने तो जब लॉ किया था तो कभी इतनी गंभीरता से 5 जजमेंट बैठ के सुने नहीं थे। आज 150 बच्चे बैठकर पूरा दिन अगर जजमेंट सुन रहे हैं, तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आने वाले समय के विजनरी लीडर इन्हीं के बीच में से बैठे हैं। अब ताली बजिए तो आसपास के लोग जग गए होंगे। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, देखिए, हम लोग संविधान और बहुत सारी बातों को करते हैं। हम 3 विषयों को देखेंगे। पहला, हमारा संविधान कैसा है, मौलिक अधिकार कैसे हैं। इसमें फर्स्ट ईयर के कितने हैं भाई? तो फंडामेंटल राइट्स पढ़े आ गया। फर्स्ट ईयर में आता है, सेकंड ईयर में आता है? सेकंड ईयर में आता है। तो सेकंड ईयर वाले भी हैं। चलिए, सब मिलकर के जरा आपस में बात करते हुए करेंगे। तो हमारे देश में जो संविधान है, ये इंडिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक गतिशील लोकतंत्र है कि हमने स्वीकार नहीं किया कि भाई एक बार संविधान हमने बना दिया, अब सब इस पे आग बंद करके चलो। ऐसा नहीं है। समय समय पर जैसी समाज की आवश्यकता होती है, वैसा संविधान में हम संशोधन करते हैं। लेकिन ऐसा संशोधन नहीं कर सकते कि भूपेंद्र यादव बहुमत से कह दे कल से मैं देश का राजा हूं। संशोधन कर सकते हैं देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। गणतांत्रिक देश है, तो जो सॉवरिन पावर है वो देश की जनता के पास है, राष्ट्रपति उसके प्रमुख हैं। देश में निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं है, भारत देश है लेकिन भारत एक फेडरल कंट्री है, तो हमारा संघवाद जिंदा रहना चाहिए। और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल आर्मी हमारे यहां है। उसके साथ लोगों के मौलिक अधिकार हैं। अब जो ये मौलिक अधिकार हैं, आप लोगों ने तो अभी पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 13 तक जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें शुरू के अधिकार इंडिविजुअल राइट से प्रारंभ होते हैं और बाद में सोशल राइट्स आते हैं। 14 है तो हम सब लोगों को समानता का अधिकार है। फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं है। फिर नौकरियों में समान अवसर है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर आगे चलेंगे तो अनटचेबिलिटी है। फिर राइट टू एक्सप्रेशन है, और उसके बाद राइट टू लिव विद द डिग्निटी आर्टिकल 21 है। फिर हमारे धार्मिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। फिर चूंकि ये बहुसंख्यक देश है, अब बहुसंख्यक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी ने इकट्ठे होकर कह दिया कि नहीं कल से सूरज यहां से निकलेगा। तो माइनॉरिटी को भी अपने राइट होने चाहिए, उनके एजुकेशन, उनका लैंग्वेज, तो वो राइट है। लेकिन माइनॉरिटी राइट केवल रिलीजियस नहीं है, माइनॉरिटी राइट लिंग्विस्टिक भी है। जैसे दिल्ली में मान लो तमिल, मलयालम, कन्नड़, यहाँ के लोग आए, कल को कहें कि दिल्ली में केवल इसके अलावा लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो उनके अपने कल्चरल राइट्स। तमिलनाडु में अगर जाएंगे तो पास में तेलुगु एरिया है, उनके इंस्टीट्यूशन के राइट। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, तो फंडामेंटल राइट तो क्लियर है। अब आज का जो जजमेंट है, अभिराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही है ना? इसमें 3 बातें कोर्ट की हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हमारे यहां निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए, तो हमने
देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 123, और सेक्शन 123 के सेक्शन 3 में बहुत सिंपल ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म और जाति के आधार पे इस प्रकार का प्रचार नहीं करेगा कि वो दूसरे के लिए द्वेष पैदा करता हो। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, आप जब जजमेंट को भी पढ़ेंगे तो ये 1961 में चेंज हुआ था। उस समय सेक्शन 124 था जिसमें था सिस्टेमेटिक तरीके से, बाद में इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद सिस्टेमेटिक तरीके को निकाल के कहा गया, इस प्रकार का कोई प्रचार जो किसी भाषा, किसी धर्म, किसी जाति को लेकर के दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा करता हो। और जजमेंट में भी जो 61 का जजमेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट की वो सेलेक्ट कमेटी में गया था। सेलेक्ट कमेटी में उस पर विचार हुआ। विचार होने के बाद ये जब अमेंडमेंट मूव हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय मंत्री थे, बाद में AK सेन का इसमें आर्गुमेंट था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने 123 के साथ IPC में भी अमेंडमेंट किया और सेक्शन 153A IPC में आपस में द्वेष करना, किसी प्रकार का मत, धर्म, जाति के आधार पर वैमनस्य को बढ़ाना। जब ये विषय आया तो सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कहता है कि हिंदुत्व के आधार पर वोट दो, तो क्या ऐसा कहना असंवैधानिक होगा? तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो शब्द है ये किसी धर्म विशेष को वोट देने के लिए नहीं है, क्योंकि पूजा ना करने वाले भी हिंदू हैं, पूजा करने वाले भी हिंदू हैं, मूर्ति को मानने वाले भी हैं, मूर्ति को ना मानने वाले भी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को ना मानने वाले भी हैं। अब चारवाक तो कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, उधार लो और घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। किसने देखा ईश्वर कहां पर है? वो भी हिंदू है। आर्य समाजी भी है, मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा करते हैं वो भी है। तो ये कोई एक सेक्ट नहीं है, इसलिए वो इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ कि ये ऐसा नहीं कहा गया था। किसको कहा? मूर्ति पूजकों को कहा, बिना किसको कहा, वो एक उस तरह का जजमेंट था, उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। लेकिन उसके बाद जब अभिराम सिंह का जजमेंट आया तो उन्होंने कहा कि ये जो 61 का जो अमेंडमेंट आया है, ये 61 का जो अमेंडमेंट आया है, इसमें कहा है कि हिज इंटेंशन, मतलब इंटेंशन क्या होनी चाहिए। अब जजमेंट 7 जजों ने जजमेंट दिया, 4:3 रहा। माइनॉरिटी का भी एक व्यू रहा, मतलब कोर्ट में माइनॉरिटी वैसे नहीं थे। उनका 2 व्यू थे। एक उन्होंने कहा कि देखिए, देश में अगर निचले क्लास का कोई भी आवाज ही नहीं उठाएगा तो फिर तो कोई आवाज ही नहीं उठेगी। फिर क्या आवाज उठाएगी? सड़क बनाने की आवाज उठेगी। सोसाइटी में डिप्रेस क्लास भी तो होता है, सोसाइटी में छोटा क्लास भी तो होता है, लेकिन ये आवाज नहीं उठेगी कि हम आसाम में रहने वाले हैं, हमें वोट दो, हम सब बंगाल वालों को बाहर निकाल देंगे। ये 123A का वायलेशन है कि सब इस धर्म के अमुक लोगों इकट्ठे हो जाओ मेरी जाति के, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वायलेशन है। जाति और धर्म के आधार का वोट मांगना मतलब किसी को निरस्त करना, किसी के अधिकार छीनना, इस प्रकार का विषय करना कि वो वैमनस्य पैदा करता हो। इस विषय को अभिराम सिंह के जजमेंट ने कहा। लेकिन आप सब लोग जब किसी भी निर्णय को पढ़ते हैं तो एज ए विद्यार्थी के नाते हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? हमारे समय में तो कंप्यूटर होते ही नहीं थे, अब तो आप सबके पास गूगल है। तो आप जरा देखा करो, क्योंकि थिंक इंडिया का अर्थ ये है और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यह है कि देश में विचारवान नौजवान खड़े हों ताकि आने वाले समय में देश में अच्छा नेतृत्व पैदा हो। तो दुनिया की क्या स्थिति है, उसके बाद मैं वापस से इस जजमेंट में आऊंगा। दुनिया की एक प्रमुख मैगजीन है इकोनॉमिस्ट। अब इसको इस जजमेंट के तुलनात्मक संदर्भ में मत देखना, पर दुनिया की स्थिति देखना, फिर हमारा देश कैसा है,
तब मुझे लगेगा कि नरेंद्र कुमार जी को लगेगा कि हम पॉलिटिशियन ने इतना देश खराब नहीं किया। और लेकिन एक बात जरूर है कि ये सच है, परिवार देश तभी चलता है जब कोई एक पंचिंग बॉक्स होता है, तो हम अपने आप को मान के ही चलते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट मैगजीन में पूरे दुनिया में 167 देश हैं, 1/3 में तो डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन रूलिंग है। सऊदी अरब में है, रोज टीवी पे देखते हो नॉर्थ कोरिया। तो दुनिया के 40 देशों में तो अथॉरिटेरियन रूल है। दुनिया की तुलनात्मक स्थिति देखिए, और 51 देश हैं। लगभग 40 देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उन्होंने लिखा ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है, बांग्लादेश में भी है, अफगानिस्तान में भी है, तो ये आधे दुनिया के मुल्क तो इससे बाहर हैं। मैं कई बार सोचता हूं, और आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आप देश की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये जो बचे हुए देश हैं, वहां पर स्थिति कैसी है? हमें कहा जाता है कि हमारे देश में पॉलिटिशियंस ने कितना अच्छा किया, और दुनिया के बाकी देशों में देखिए। हिंदुस्तान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जब आप पढ़ेंगे, अभी कोर्स में है या नहीं है? कोर्स में नहीं है, फिफ्थ ईयर तक भी नहीं पढ़ाया जाता है। पूरा कोर्स पढ़ते हो या 5 क्वेश्चन जितना पढ़ते हो? चलो, कभी आप लोग लॉयर बनोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जैसे सेक्शन 123 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन है, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का आप कभी नेट पे जाइएगा, सेक्शन 29 है, और सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। और इलेक्शन कमीशन को इसको सुपरवाइज करने के लिए आर्टिकल 324 में पावर दी गई है। आर्टिकल 324 में जब पावर दी गई है और सेक्शन 29A में रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए जब एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, तो हमारे देश में ये अनिवार्य है कि एफिडेविट में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि मैं जिस राजनीतिक दल का गठन करने जा रहा हूं वो भारत के समाजवादी पंथनिरपेक्ष ढांचे में विश्वास करेगा, साथ ही भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मानेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई हिंसा से संघर्ष करेगा, नक्सली और पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर्ड कराएगा। तो हमारे यहाँ ये कंपल्शन है, और इसलिए किसी भी पार्टी का अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएगी तो एफिडेविट देना कंपलसरी है कि मैं ठीक कह रहा हूं, आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हैं, तो उसको ये एफिडेविट, पहला एफिडेविट उसका यही लगेगा। लेकिन दुनिया में क्या स्थिति है? आप देखिए कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसके चार्टर को कभी पढ़िए। उनका उद्देश्य है कि वो जूडो क्रिश्चियन एथिक्स को आगे बढ़ाएंगे। अब हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी चलाएंगे तो इंग्लैंड में और बाकी जगहों पे जब ओथ ली जाती है तो कहा जाता है सो हेल्प मी गॉड। और उसके बाद आज स्वीडन में जो पार्टी है पावर में, वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है। मेरे को एक बार अवसर मिला था जर्मनी में जाने का, और अभी जो वर्तमान पार्टी है, कौन सी है एंजेला मार्कर की? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। तो मैं उनके अधिवेशन में गया, तो उनके जैसे आप लोगों के ये पूरा 5 सेशन की आपके पास ये एक दिनचर्या है, तो मेरे पास 2 दिन की दिनचर्या आई। तो अगले दिन के प्रोग्राम में था कि सुबह चर्च जाना।
तो हम कितने आगे डेमोक्रेसी में, सेक्युलरिज्म में हैं, इसको विश्वास करो। इसके बाद देखो कि इस देश के पॉलिटिशियंस ने किस प्रकार का देश बनाया। अभी भी दुनिया में मैंने देखा है कि मैं जब बीच में कंबोडिया में गया था तो सेंटर राइटिस्ट पार्टी का आजकल फोरम चलता है, उसमें भी मैं गया था। आपको आश्चर्य होगा, जर्मनी में सीडीयू है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है। चिली में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक है। पेरू में क्रिश्चियन पीपल पार्टी है। दुनिया के 53 पार्टियां सीधी सीधी क्रिश्चियंस पार्टी हैं। दुनिया में कंबोडिया में, जापान में, श्रीलंका में 14 पार्टीज मुस्लिम पार्टी हैं। और मलेशिया में जो मलय पार्टी है, मलय कल्चर के साथ इस्लामिक स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए 88 इस्लामिक पार्टी है। तो हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, और कई बार हमारे भी जब स्टूडेंट वगैरह, आप जब मूक कोर्ट वगैरह में जाते हो, ऐसा करो कि ऐसा डर के, एक तो परिणाम से डर के कभी वकील को डिबेट नहीं करनी चाहिए। तो जो आपके मन में हो उसको पूरा व्यापकता के साथ आपको रखना चाहिए। आपको वो पक्ष भी रखना चाहिए कि दुनिया में हम कहां खड़े हैं। हमने अपने यहां पंथ निरपेक्षता को, रिलीजियस न्यूट्रलिटी को कितना आगे बढ़ाया है। अदरवाइज तो हमारे यहां तो 2 मिनट में रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन हमने कितना आगे बढ़ाया है। और इसलिए अब मेरा यह विषय है कि थिंक इंडिया का काम क्या है। जजमेंट बहुत सिंपल है। आर्टिकल 123 का डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। आर्टिकल 123 जब 61 में आया था तो आईपीसी में भी सेक्शन 153A आया था, जो उस प्रकार का कंडक्ट करेगा, किसी जाति और धर्म के खिलाफ द्वेष करेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का आधार है, उसमें और हम में एक तुलनात्मक विवेचन कम से कम हम लोगों को जाकर के देखना चाहिए। इसके लिए विषय मैंने आपके सामने रखा है। तो भारत की प्रकृति क्या है, भारत की प्रवृत्ति क्या है और भारत के संस्कार क्या है। इस देश को जिन राजनीतिक नेताओं ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, उसमें पहले नंबर पे गांधी है, फिर अंबेडकर है, फिर लोहिया है। एक समाजवादी धारा चलती है, एक गांधी जी का पूरा देश की राजनीतिक विचार पे है। तो गांधी जी तो अपनी प्रार्थना सभा नरसिंह मेहता के वैष्णव भजन से शुरू करते थे, तो वो तो कभी धर्म विरुद्ध नहीं हुए, सेक्युलर थे। अंबेडकर ने जब देखा कि जो समाज है, इस समाज में पीड़ा है, इस समाज को आगे जगाना है, तो अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति का जो मार्ग है वो बुद्ध के करुणा के मार्ग में से ढूंढा था। तो कोई धर्मविहीन समाज की कल्पना नहीं थी। और लोहिया ने जब समाजवाद और सामाजिक समता के विषय को उठाया, तो देश में रामायण के सांस्कृतिक मेले को आगे बढ़ाना और इस देश के सांस्कृतिक पक्ष को भी आगे रख करके लोगों को आगे बढ़ाना, यह विषय लोहिया ने भी करा। तो धर्म विहीन देश नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को किसी फेथ पे नहीं है। अगर फेथ पे नहीं होता तो अमेरिका में सो गॉड हेल्प मी ऐसा फिर ओथ में हो तो बहुत प्रोग्रेसिव लोग मानते हैं। इंग्लैंड में भी यही करते हैं। एक ही देश में शपथ नहीं होती, वो फ्रांस में। उस दिन उनके यहां उत्सव होता है। बाकी सब देशों में ओथ होती है। हमारे यहां भी ईश्वर के नाम पे भी ओथ ले सकते हैं, नहीं मानते तो संविधान के नाम पे भी ले सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि धर्म और जाति के आधार पे भारत में प्रचार नहीं हो सकता, उसका अर्थ है कि उसका वैमनस्य नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा, ये जो एक नया इंडिया हम बनाने की कई बार सोचते हैं कि नए भारत का अर्थ है कि हम अपने बिल्कुल कल्चरल इथोस से अलग हो जाएं। वैसा अगर हम देश बनाना चाहेंगे तो हम किसी को भी नहीं बना सकते। देश को अपने इथोस में रहना होगा। और इसलिए देखिए, ये जो लोगों ने किया, जब गांधी ने ऐसा विषय रखा तो कोई गांधी कहां से पढ़ के आए थे? उस समय के बैरिस्टर थे।
लोहिया ने करा तो लोहिया कहां से पढ़ के आए थे? जर्मनी से उस समय में एमए करके आए थे। अंबेडकर कहां से आए थे? उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आए थे। और भारत को देखने की जो दृष्टि है, अगर लोकमान्य तिलक ने हमको ये कहा है कि अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो गीता को कर्मशास्त्र बनाना पड़ेगा, तो लोकमान्य तिलक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। अगर श्री अरविंद ने भारत को पूरी एक कल्पना के रूप में भारत को केवल ऐसा नहीं माना कि केवल ये सड़क बनाने का और मकान बनाने का और बिल्डिंग बनाने का देश है, उन्होंने कहा ये एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। इससे जब ऐसा इमोशन रख करके हम करेंगे तब हम इसको भारत मां कहेंगे। इंग्लैंड से पढ़े हुए थे हमारे को देश में जिन नेताओं ने इस देश को लगातार नेतृत्व दिया है, वो कोई बहुत कमजोर लोग नहीं थे। एजुकेशनली हाई थे, मॉरली हाई थे, स्पिरिचुअली हाई थे। और ये देश उसी रास्ते में से बनने वाला है। ये देश केवल राजनीतिज्ञों की निरर्थक आलोचना से बनने वाला नहीं है। ये देश केवल जाति पे जाके बनने वाला नहीं है। जाति को तोड़ना होगा, लेकिन विषमता को भी मान के उसके लिए समता का प्रयास करके सबको समान प्लेटफॉर्म देना होगा। यह हमारे देश का काम है। और इसके लिए आप लोगों को सोचना होगा। कुछ लोगों को जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जीने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कैरियर वो भी होता है। और इसलिए जिन लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने जिया है, 125 करोड़ लोग आज 70 साल तक एक मत से साथ रहे, तो दुनिया से आगे निकलने के लिए हमने अपने संविधान में, अपने नियमों में, अपनी प्रक्रिया में बहुत विशाल चीजों को दिखाया है। इस विषय को समझ के हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और इसलिए धर्म की मांग को जबरदस्ती बचाना या समाज की परंपरा से भिन्न नैतिकता के मानक लागू करना अलोकतांत्रिक है। ये आप कभी भी मानिए कि हमारे देश में बहुत बड़ी विषय होता था, छुआछूत होती थी। आज समस्या उल्टी हो गई है। आज मंदिर में जाता है तो कोई जाति नहीं पूछते, चुनाव लड़ते हैं तो जाति पूछते हैं। इसका अर्थ है कि कबीर से लेकर के कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, इन लोगों ने उस समय के धर्म के, जातिवाद के, आडंबर के, मूर्खता के विषयों को तोड़ा है। और उस विषय को तोड़ने का काम इस नौजवान पीढ़ी को भी करना होगा। आने वाले संस्थानों में जो निर्णय आ रहे हैं, उन निर्णयों को स्वतंत्र तरीके से विचार करने की प्रवृत्ति, इसके लिए थिंक इंडिया ने कार्यक्रम किया। हमको उस दिशा से भी अपने आप को सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैं एक विषय और कहना चाहूंगा कि नई पीढ़ी को अपने अध्ययन को, अपने विषयों को आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार के सेमिनार करके विषयों को केवल परंपरागत रूप के तरीके से नहीं सोचना होगा। केवल गूगल पे जाके कट पेस्ट से जो है जीवन नहीं बन सकता है। वो जानकारी का एक पक्ष होता है, लेकिन अपने मन को बड़ा करके, अपने स्वाध्याय को बड़ा करने का काम भी हम लोगों को करना होगा। भारत का निर्माण और भारत का भविष्य अब जिनके हाथों में है, आप निश्चिंत रहिए। एक लंबे समय के लिए नए भारत के निर्माण की कल्पना को लेकर के नरेंद्र मोदी जी भी आगे बढ़ रहे हैं। वो इसी भारत को आगे करने के लिए बढ़ रहे हैं। इस नए भारत की कल्पना को थिंक इंडिया के माध्यम से हम साकार करें और आर्टिकल 123, आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19 का जो सब रूल 2 आता है, उसमें जो जो बंदिशें दी गई हैं, पब्लिक मॉरलिटी के खिलाफ ना हो, वैमनस्य बढ़ाने वाला ना हो, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ना हो। आर्टिकल 19(2) के जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमेशा 123 में पालन किए जाएंगे। उसके अलावा भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने का कोई भी विषय इसमें नहीं आता है। ये मेरा स्पष्ट मत है। और इसको जो जजमेंट में भी जब आप पढ़ेंगे तो जस्टिस चंद्रचूड़ का भी व्यू ऐसा ही है, लेकिन मेजोरिटी के जजमेंट में भारत को कोई धर्म विहीन बनाने की बात नहीं है, लेकिन जो भारत की मूल परंपरा है, जिसके आधार पे हमने अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की रचना की है, उसके हिसाब से ये देश का लोकतंत्र चले, यही इस जजमेंट का सार है। धन्यवाद।